विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, आजकल विविधा में यादों का मौसम छाया हुआ है। जयंत जी, हम तो ये कहते हैं कि विविधा ये जो कार्यक्रम है ना, ये है ही स्मृतियों के सुनहरे पल। न जाने कितने पलों को हम संजो कर लाते हैं, कितनी यादों को हम बटोर कर लाते हैं और रिकॉर्डिंग्स के जरिए अपने श्रोताओं के साथ बांटते हैं। हमारे श्रोता भी हर हफ्ते हमारे इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं और यकीन मानिए कि आपका ये जो प्यार है, इसकी जो आँच है, ये हम तक हर हफ्ते पहुंचती है और हमें पता होता है कि आपको प्रतीक्षा है एक बार फिर विविधा के अगले अंक की, नए अंक की। तो श्रोताओ, आज का जो ये कार्यक्रम है ना, इसकी शुरुआत में हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम सुना रहे हैं जो अपने आप में पूरा है। जब तीसरा शुक्रवार आता है तो हम आपके लिए लेकर आते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। तो आइए पढ़ते हैं माह अक्टूबर की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। बिल्कुल, चलिए सुनते हैं। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस माह के अंक में। आज संपादकीय में हमारी फिल्मों में थ्रिल, सस्पेंस और जासूसी। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम, कोई मेडल नहीं मिलता। हम उनका नाम तक नहीं जानते, ना ही उन्हें पहचानते हैं। सिर्फ वतन के झंडे पर अपनी याद छोड़ जाते हैं। लघु रूपक, नायक जो गायक भी रहे। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे। और रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, बातें दादा मुनि यानी सदाबहार अभिनेता अशोक कुमार के। जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। सबसे पहले संपादकीय, हमारी फिल्मों में थ्रिल, सस्पेंस और जासूसी। जासूस, ये नाम सुनते ही याद आता है रहस्य, रोमांच और बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें जानने की उत्कंठा रहती है। जासूस हमेशा रहस्य के पर्दे के पीछे ही रहे हैं। उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने की, उनके काम के तरीकों को समझने की इच्छा हमेशा से रही है। अब अगर फिल्मी पर्दे के जासूस की बात करें तो इसको लेकर भी सिने दर्शक बड़े रोमांचित होते हैं। जासूसी फिल्मों का अपना एक बड़ा दर्शक वर्ग है और हमारे फिल्मकार भी सामायिक विषयों के साथ जासूसी फिल्में देते रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा फिल्मी नायक सीआईडी इंस्पेक्टर होता था तो कत्ल और डकैती का केस सॉल्व किया करता था। पहले वो 1.5 लाख रुपए के नोट दिखाते हैं ताकि दुकानदार को इनके बारे में शक ना हो। फिर ये चेक देते हैं जो आज से 2 महीने पहले किसी की चुराई हुई चेकबुक में से है और फौरन इस चेक की स्याही भी गायब हो जाती है। भागने के लिए जो कार इस्तेमाल करते हैं उस पर सीआईडी इंस्पेक्टर श्याम की कार का नंबर है। सारा काम इस चालाकी से किया गया है कि किसी बात से भी उनका कोई सुराग न मिल सके। फिर जब तस्करी जैसे अपराध ने समाज में सर उठाया तो हमारा नायक जासूस बनकर तस्करों के पीछे पड़ गया। इस विषय पर बनी फिल्मों में सबसे पहले याद आती है फिल्म जॉनी मेरा नाम। फौरन यहाँ तक हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारे साथ। अब तुम अपनी जान हथेली पर रख के एक दूसरे देश में जा रहे हो। न जाने किन खतरनाक भेड़ियों से पाला पड़े। बड़े एहतियात की जरूरत होगी।
अपनी खुफिया पुलिस के तुम जैसे होशियार और वफादार अफसर को मैं किसी कीमत पे भी खोने को तैयार नहीं। देव आनंद और हेमा मालिनी अभिनीत विजय आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म का कथानक, जो कि स्वयं विजय आनंद ने ही लिखा था, इतना कसा हुआ और मनोरंजक था कि इसे आज भी फिल्म विधा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरे नंबर पर ऐसी ही फिल्म है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभिनीत रामानंद सागर की फिल्म चरस। इस फिल्म को रामानंद सागर ने निर्देशित किया था। हालांकि इससे पहले रामानंद सागर अपने नायक को पहले भी जासूस बना चुके थे। तब भी नायक धर्मेंद्र ही थे और उस समय इस जासूस की जिम्मेदारी थी देश में आपराधिक षड्यंत्र कर खूनी उपद्रव करने की दूसरे देशों की साजिश को रोकना। याद होगी आपको फिल्म आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। समय के साथ देश की सुरक्षा को लेकर देश के हालात भी बदले। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, ड्रग्स का कारोबार, इनकी गतिविधियां बढ़ी तो हमारी फिल्मों के जासूस के काम का दायरा भी बढ़ा। तब आई निखिल आडवाणी की फिल्म ऋषि कपूर और इरफान खान अभिनीत डी डे। मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं है। ये हमारे पास आखिरी मौका, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्वाब है कि उसको जिंदा इस पुल से खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के हवाले करूं। देश के हालात दिनों दिन बदलते रहे और इस पर हमारे फिल्मकार भी नजर बनाए हुए थे। तब आई थ्रिलर फिल्मों के विशेषज्ञ श्रीराम राघवन की फिल्म, जिसमें सैफ अली खान बने एजेंट विनोद। आपका नाम क्या है? कपिल देव। नाम बताएंगे प्लीज? असली नाम महेंद्र सांधा। मिस्टर फ्रेडी खंबाटा? जिसे तुम फ्रेडी खंबाटा समझ रहे हो, वो एक रॉ एजेंट है। वो मर चुका है। वो जिंदा है। कहाँ है वो? ऐसे ही विषयों पर सैफ अली ने एक और किरदार निभाया, नाम था फैंटम। इन दोनों फिल्मों के अलावा एक फिल्म ऐसी आई जिसने आतंकियों के चेहरे पर पड़े नकाब को नोचकर फेंक दिया और सच्चाई दिखाई दुनिया को। अनिल शर्मा निर्देशित सनी देओल, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। तुम ठीक कह रही हो रेशमा, लेकिन मेजर साहब का परेशान होना भी तो जायज है। तुमने अचानक उनके साथ ट्रांसमीटर पर बात करना बंद कर दिया। मेरी आज 2 बार बात हुई उनके साथ, बहुत परेशान लगे वो। और हाँ, कुछ तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे वो। तुमने उन्हें वो तस्वीरें भिजवाई नहीं? करीमुद्दीन, हालात इतने खराब हो गए थे कि तस्वीरें भेजना एकदम नामुमकिन था, और ऊपर से जल्दी जल्दी छुपाने में वो मशीन भी टूट गई। लेकिन मैं एक कैमरा लेके आई हूँ, इसमें वो सारी तस्वीरें हैं। ऐसे में तुमने यहाँ आकर खतरा मोल लिया है रेशमा। यह हमारे सैनिकों का हौसला और हमारी सेना के आधुनिक संसाधनों की ही जीत थी, जो हमने पहले उरी में दर्ज की। देश की सुरक्षा को लेकर जहां हमारी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, वहीं हमारी सेना भी मुस्तैद है। और इन्हीं सब बातों के आधार पर हमारे फिल्मकार भी अपने कैमरे को गति देते रहते हैं। याद है ना आपको, एक था टाइगर। तुम जिस मिशन पे जाते हो, कोई न कोई मारा जाता है। इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। प्लीज यहाँ किसी को मार मत देना। सलमान खान का ये रूप दर्शकों ने इतना पसंद किया कि फिल्म निर्माता और निर्देशकों को जल्द ही कहना पड़ा, टाइगर जिंदा है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हो या देश की सीमाओं की निगरानी, हर जगह एक जासूस की अपनी एक अहमियत होती है। ऐसे में अगर जासूसी के लिए देश की बेटी अपनी जिंदगी लगा दे, तो उसके इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। याद कीजिए, मेघना गुलजार निर्देशित, आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म रांची। एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत, एक हिंदुस्तानी पहल है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन।
जासूस के इसी जज्बे को समय समय पर दिखाता है हमारा सिनेमा। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। ये थी संपादकीय, हमारी फिल्में, थ्रिल, सस्पेंस और जासूसी। पेश है लघु रूपक, नायक जो गायक भी रहे। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया तो हमारे फिल्मकारों ने बात को सिर्फ यहीं विराम नहीं दिया, और देते भी कैसे। भारत जैसे विविध संस्कृतियों वाले देश में, जहां जीवन में कई रंगों का मेल होता है, जहां की हवाओं में संगीत की स्वर लहरियां तैरती हैं, जहां की लहलहाती फसलों से गीतों के बोल फजाओं में गूंजते हैं, वहां की फिल्में गीत संगीत से अछूती कैसे रहती। इसीलिए फिल्मों ने भी गाना बजाना सीख लिया और शुरू हुआ गीतों का सिलसिला। मूर्ख मना होवत क्यों हैरान, सचमुच तेरी रात अंधेरी, सचमुच तेरी रात अंधेरी, संकट में है प्राण, बाध कमरिया ढूंढे डगरिया, बाध कमरिया ढूंढे डगरिया, कृपा करे भगवान, मूर्ख मन होवत क्यों हैरान। फिल्मों के शुरुआती दौर में पहाड़ी सान्याल, केसी ले और पंकज मलिक जैसे गायकों की धूम रही, लेकिन फिर भी वो दौर याद किया जाएगा कुंदन लाल सहगल के अभिनय और गायकी के लिए। कालम आए बसो मोरे मन में। ये क्या बात पार्वती, तुम्हें अपने फराइज को नहीं भूलना चाहिए। ये बुरी बात है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बेशक तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। तुम जानती हो कि वो कितनी खूबसूरत है। सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, इनके दो नैनन में बालम आज बसो मोरे मन में। ये वो दौर था जबकि फिल्मों में बतौर नायक या नायिका को गायन का जानकार होना अनिवार्य होता था। इन दोनों ही विधाओं में कुंदन लाल सहगल सिद्धहस्त थे। सहगल साहब की गायकी ने एक ऐसा पैमाना बना दिया था कि जिस पर खरा उतरने की होड़ लग गई, लेकिन आज तक उस जगह पर कोई पहुंच नहीं सका। हालांकि फिर बाद में कई ऐसे नायक आए जो अच्छे गायक भी थे और उनके गीत आज भी सुने जाते हैं। जीएम दुर्रानी, हमारे हमारे कितने मीठे बैठे प्यारे, सीएच आत्मा, पनघट पे मोरे श्याम बजाए मुरलिया, श्याम, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। सुरेंद्र, किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही,
बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। इन सभी गायकों ने अपनी गायकी का असर तो छोड़ा, लेकिन सहगल साहब तक नहीं पहुंच सके। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। अब बात करते हैं उन गायकों की जो आए तो थे केएल सहगल से प्रभावित होकर गायक और नायक बनने, लेकिन आगे चलकर उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। सबसे पहले बात तलत महमूद की। यानी हम तो बेवकूफों की तरह आपकी राह देख रहे हैं बैठे हुए, और आप किताबें खरीदती फिर रही। मुझे मालूम है कि ये कागज का चित्र आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है। ऐसा ना कहिए। आपके खातिर मैं कैसे कैसे झूठ बोलती हूँ, क्या क्या बहाने करती हूँ। आप बुलाते हैं तो सब कुछ छोड़कर चली आती हूँ। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। तलत महमूद नायक भी बने और गायन भी किया, लेकिन फिर अपनी मखमली आवाज के साथ गजलों के जादूगर बनकर लोगों को लुभाते रहे। फिर मुझे धीरे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया। फिर मुझे धीरे तर याद आया। मुकेश अपने पहले ही गीत से श्रोताओं और दर्शकों को ये जता दिया कि वो केएल सहगल के कितने बड़े मुरीद हैं। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश अभिनेता भी बनना चाहते थे, बने भी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय हम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। खुद भी फिल्म बनाई मल्हार। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। इस दौर में चर्चित नाम रहे दादा मुनि यानी अशोक कुमार। मैं बन का पंछी बन के टन डोलूं रे। अशोक कुमार ने गाने गाए, लेकिन जब ये अनिवार्यता खत्म हो गई कि नायक को गायक होना चाहिए, तो उन्होंने गायन की जगह अभिनय को चुना। और आज भी अशोक कुमार अपने सदाबहार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 40 बरस चुप हो सिर्फ इस घर की शांति के लिए। 40 बरस तुम अपना हुक्म चलाती रही हो, और एक दिन बच्चों ने हाथ खेल लिया तो सारे घर को तबाह करने पर तुली हुई हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तुम्हारी डिसिप्लिन है जेल की डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है अस्पताल की डिसिप्लिन। सारे घर को अस्पताल बना रखा तुमने। और जानती हो उस घर में बीमार कौन है? इस घर में बीमार हो तुम। धिक्ता ता धिक्ता ता टिकता ता धिक्ता हिरता नंदन बनशुम छननन तछुम तछुम तक्तिगत इसरा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी,
मैं हारी जा जा। अब बात उस हरफन मौला फनकार की जिसे संपूर्ण कलाकार कहा जाता है, जो अभिनेता भी उच्च कोटि का था, संगीतकार भी, गीतकार भी, गायक भी। जी हाँ, किशोर कुमार। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। किशोर कुमार ने के.एल. सहगल के गानों से ही गाना सीखा था और उन्हीं को वो अपना आदर्श, अपनी प्रेरणा मानते थे। बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया किशोर कुमार ने और फिल्में भी बनाई। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। फिल्मों में संगीत भी दिया। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार जैसे कलाकार बार बार पैदा नहीं होते। किशोर कुमार एक अभिनेता के रूप में भी लोकप्रिय रहे और गायक के रूप में तो अमर हो चुके हैं। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। किशोर कुमार के बाद ऐसे नायक जिन्होंने बतौर गायक काम किया हो बहुत लंबे समय तक नहीं आए, लेकिन जब आए या जो कोई भी आया उसमें उल्लेखनीय नाम है शैलेंद्र सिंह का। अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया, शुक्रिया आपका जो आपने सरकार दिया, अपने प्यार दिया प्यार से मार दिया। शैलेंद्र सिंह की एंट्री फिल्म बॉबी से हुई एक सिंगर के रूप में, फिर वो रातों रात सिंगिंग स्टार बन गए। शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। देखने में भी आकर्षक थे, सो फिल्मों में बतौर हीरो भी साइन कर लिए गए। फिल्म दो जासूस। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे, तू भी यहाँ रे मैं भी यहाँ रे। शैलेंद्र सिंह की अभिनय की पारी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। हाँ, उनके गाए गाने लोगों को खूब भाए, इसलिए उन्होंने खूब गाए। अब तक गायन के क्षेत्र में भी बदलाव आना शुरू हो गया था। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों के इस दुनिया से जाने के बाद कई नए नए गायकों ने माइक संभाल लिया था और अब संगीतकारों ने भी प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने ये गाना गाया और फिर उनके गाए कई गाने हमें सुनने के लिए मिले। हवा का गीत मध्यम है, हवा का गीत मध्यम है, समय की चाल भी कम है, नीला आसमां सो गया। अमिताभ बच्चन के गीतों का असर जहां श्रोताओं और दर्शकों पर पड़ा, वहीं उनके साथी कलाकारों का भी हौसला बढ़ा। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं आगे मैं खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। फिल्म गुलाम में आमिर खान का गाना सुनने के बाद शाहरुख खान को भी आ गया जोश। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला,
अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे। फिल्म जोश के लिए शाहरुख के गाए गीत के बाद सलमान खान कहाँ पीछे रहते। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। बहुत समय के बाद हिंदी फिल्मों में एक ऐसा नायक आया जो गाने में भी उतना ही निपुण था जितना एक्टिंग में, और वो है आयुष्मान खुराना। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो अंजूर उड़ दे। हिंदी फिल्मों में ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों की कमी नहीं जिन्हें वर्सेटाइल कह सकते हैं। आज हमने ऐसे नायकों की बात की जो गायक भी रहे, आगे कभी उन नायिकाओं की भी बात करेंगे जो गायिका भी रहीं। ये था लघु रूपक नायक जो गायक भी रहे। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। आज बातें दादा मुनि की सदाबहार कलाकार अशोक कुमार की बातें। मैं जब काम करता हूं तो अपना ही देखता हूं मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं। मैं दूसरे को ही नहीं कहता कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो अपना ठीक कर ले। कभी कभी बोल देता हूँ भाई जरा तुम डायलॉग जरा आस्ते बोलो या जोर से बोलो या जल्दी मत बोलो, ये बोल देता हूँ और कुछ नहीं। और लोग, मैं इतनी उम्र हो गई मेरे फिल्म में कि लोग मेरी बात सुन लेते हैं। मैंने पैसे तो कमाए, इसमें कोई शक नहीं पैसे कमाए, लेकिन जो लोगों से प्यार और इज्जत कमाए वो पैसे से कहीं ज़्यादा है। हमें अच्छा काम करना है, अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, हम खुद सीखें। आजकल तो स्कूल से सीखने के, लेकिन हम लोग तो सीखे नहीं। टेलीविजन होने की वजह से इतने लोग आ गए, नए नए लोग। हमारे टाइम में को 5-7 तो हीरो थे। अनुभवी हमारा गुरु रहा। आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो। बहुत पॉपुलर गाना तो नहीं कहूँगा, रैप सॉन्ग है जो कि इंडिया में पहला था। अब तो रैप सॉन्ग बहुत लोग गाते हैं। इन्हें गाना क्या होता है, उसमें रिदम होता है सिर्फ और पोइट्री जैसा होता है। तो वो है झुक झुक गाड़ी, जो मैंने मराठी पिक्चर में भी किया है। एक मराठी पिक्चर मैंने बनाई है, आप लोग अगर मराठी जानते हो तो जमला हो, जमला में देखिएगा, उसमें झुक झुक गाड़ी किया मैंने मराठी में। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। ये थी सदाबहार अभिनेता अशोक कुमार की बातें। ये था रुपहला पर्दा रुपहली बातें। तो ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर अमरकांत। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया। श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। एक जखीरा था इस प्रोग्राम में, बहुत ही मानीखेज प्रोग्राम जिसके जरिए आपको बहुत सी स्मृतियां ताज़ा हुई। और हम अब अपने श्रोताओं को अपने किए हुए वादे के अनुसार क्या सुनवाने वाले हैं, इसका खुलासा करने के लिए मैं निवेदन करूंगी जयहिंद मनीषा जी, हमारे भारतीय फिल्म संगीत के, खास तौर से हिंदी फिल्म संगीत के पितामह कहलाने वाले जाने माने संगीतकार रायचंद बोराल जी को याद करने वाले हैं। आरसी बोराल के नाम से ज्यादा हमारे श्रोता उन्हें जानते हैं। बंगाल में जन्मे आरसी बोराल साहब को सन 1978 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा था। और क्या ही अच्छा हो कि हम आरसी बोराल साहब की जो एक आवाज हमारे पास इन टेप्स में जी, हमारे मैग्नेटिक स्पूल्स में जो छुपी हुई है, उसको हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं तो उनकी यादें और ताजा हो जाएंगी। बेशक, चलिए सुनते हैं आरसी बोराल साहब द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की एक रिकॉर्डिंग। और ये कार्यक्रम हम बहुत ढूंढ के आपके लिए लाए हैं श्रोताओं, जरूर ध्यान से सुनिएगा। मुझे खुशी है कि आज मैं भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं लगभग 40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मतलब न्यू थिएटर्स के जन्म से ही
मैं संगीत निर्देशक के रूप में सेवा करता हूँ। आज मैं उन बीते हुए समय की झलक दिखाऊं। हो सकता है वो फिल्में आपने न देखी हो, उन फिल्मों के कलाकारों को भी आपने ना देखा हो, मगर नाम जरूर सुने होंगे। ये बात है करीब 40 साल पहले की। फिल्म धूप छांव का संगीत निर्देशन मैंने किया और गायक कलाकार हैं केसी दे। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। तू भी आकर संभाल प्रभु, तेरा ही एक सहारा है। तू ही आकर संभाल प्रभु, तेरा ही एक सहारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। दुख दर्द की गठड़ी सर पर है, पग पग पर गिरने का डर है। दर्द की गठड़ी सर पर है, पग पग पर गिरने का डर है। परमेश्वर अब पतरा तुही, परमेश्वर अब पतरा तुही, तू ही पतरा कन्हारा, तू ही पतरा कन्हारा। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा। जिन पर आशा थी छोड़ गए, बालू के घरों ने छोड़ गए। मुंह मोड़ गए, मन तोड़ गए। मुंह मोड़ गए, मन तोड़ गए। अब जग में कौन हमारा है, अब जग में कौन हमारा है, अब जग में कौन हमारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा। न्यू थिएटर्स के कंपाउंड में एक तालाब था, जहां मैं बैठकर कुछ गुनगुना रहा था। इतनी में साइकिल आ गया। मैंने कहा साइकिल भाई ये गाना तो सुनो, क्या तुम्हें पसंद है? सुनते ही साइकिल कहने लगे कि दादा मुझे इसी वक्त बतला दीजिए। और वो गाना है फिल्म प्रेसिडेंट का, और साइकिल के गले से आप सुन लीजिए। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज इसमें सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा। मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा। इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा।
आपको फिल्म स्ट्रीट सिंगर के एक गाने का किस्सा सुनाता हूँ। उन दिनों आउटडोर शूटिंग में सड़कों पर भी गाना रिकॉर्ड किया जाता था और साइकिल जी का ये मशहूर गाना बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए इसी तरह रिकॉर्ड हुआ। कुछ साजिंदे ट्रक में, कुछ सड़क पर पैदल, 7 टेक्नीशियंस भी, और चलते चलते ये गाना रिकॉर्ड हुआ। लीजिए सुन लीजिए गाना। बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मोरा मोरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए, बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए। चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा मेरे, चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा में, चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा मेरे, मोरा अपना बेगाना छूट जाए, बाबुला मोरा नहीं हर छूट जाए। अंगना तो पर्वत भया और दहरी भई विदे, अंगना तो पर्वत भया और दहरी भई विदे, ले बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के दे, बाबुल मोरा नहीं हर छूट जाए, बाबुल मोरा नहीं हर छूट जाए। वाह, उस दौर में पहुंचा दिया मनीषा जी आपने जहां से लौटने को जी नहीं चाह रहा। बिल्कुल, और जिस गीत से इसका समापन हुआ, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, सच में कई कलाकारों के छूट जाने का दुख हमेशा सालता रहता है। लेकिन क्या करें जयंत जी, कुछ लोग छूटते हैं, कुछ लोग बिछड़ते हैं और साथ अपनी छोड़ जाते हैं ढेर सारे यादों के मंजर। बिल्कुल सही फरमाया आपने मनीषा जी। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ने वाले हैं और बात उनकी होगी जिन्हें सारा शहर लायन के नाम से जानता है। एक विशिष्ट पर्सनालिटी, एक खास शख्सियत। मेरे ख्याल से आपने अगर रिकॉर्डिंग लगा दी हो मशीन पर तो उससे शुरू कीजिए। श्रोताओं ने पहचान लिया है कि बात किसकी हो रही है। जी, बहुत अच्छे से पहचान लिया। हमारे श्रोता बड़े दानिशमंद हैं, लेकिन फिर भी हम बताए देते हैं, हम महान अभिनेता अजीत की बात कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, अभिनेता अजीत से बातचीत की है विविध भारती की बहुत पुरानी कार्यक्रम अधिकारी थी अनुराधा शर्मा जी। उनकी आवाज भी इसी बहाने हम सुन लेंगे। तो आइए सुनते हैं इस खास इंटरव्यू को। अभिनेता अजीत से बातचीत की है अनुराधा शर्मा ने। अजीत साहब नमस्कार। नमस्कार। अजीत साहब, अगर आप इजाजत दें और आप बुरा न माने तो सबसे पहले एक पर्सनल सवाल पूछ लूं। फरमाइए फरमाइए साहब, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, कहिए। तो ये बताइए जी कि आपने फिल्मों में जब एंट्री ली
तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी तकरीबन, और कितने साल गुजर चुके हैं? मेरा ख्याल है यही कोई 20-22 साल की उम्र होगी, और इस वक्त तक मैं समझता हूँ तकरीबन 41 बरस से मैं फिल्म लाइन में हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इतने सालों के बाद भी आप का जो ये आपकी सेहत है माशाल्लाह और रौबताब है, इसका राज क्या है? मैं समझता हूँ कि इसका राज सिर्फ यही हो सकता है कि एक तो ये कि मैं शुरू से ही स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई ऐसा गेम नहीं था जो मैंने न खेला हो। और यहाँ आने के बाद जी बम्बई में भी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता रहा, और हमेशा आप तो जानते हैं कि एक मिसाल है कि क्लीन थिंकिंग अच्छा और साफ सुथरी लिविंग, बस अच्छा। यही वो चीजें हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल रखा आज तक। अजय जी, आपने ये जो फिल्मी दुनिया में जो आने का सोचा है, फिल्म कैरियर अपनाया, उसका क्या मतलब, कैसे इंस्पायर हुआ आपको, क्या प्रेरणा थी जो आप फिल्मों में आए? ये बात आपने बड़ी अच्छी कही साहब। बात ये थी कि जब मैं इंटरमीडिएट में था तो हमारे एक प्रोफेसर थे सेबेस्टियन साहब, और मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में नरम था, क्योंकि खेलने कूदने में जो आदमी बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो पढ़ने लिखने में वो तो ऐसे ही होगा। जाहिर है। तो एक दफा उन्होंने मुझे जो है क्लास में सब लड़कों के सामने काफी कोई सवाल किया मुझसे, और मैं कुछ अपना ऐसे ही जवाब दिया, तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। अच्छा। कहने लगे, यू आर टू बी ashamed of yourself, why you're spending your father's money, wasting your father's money, why don't you go and join film or military and all these sort of things। अच्छा। तो मुझे कुछ हल्का सा आइडिया आया, मैंने कहा यार ये तो कुछ अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला तो अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए क्या रिजल्ट निकला होगा। तो फिल्म में ही ज्वाइन करना ठीक था। हाँ, तो मैंने फौरन ये काम किया कि सारी किताबें अपना घर में किसी को बताए बगैर मैंने कहा कि साहब मैं तो पास हो गया हूँ, लिहाजा जो है सारी किताबें बेच के 113 रुपए लेके बम्बई का टिकट कटाया। अच्छा। और यहाँ आने के बाद ये सोचा कि साहब वहाँ तो कॉलेज में बड़ा सोशल गैदरिंग और ये और वो ड्रामे करते थे, और यहाँ आने के बाद तो मेरा ख्याल है कि लाइन लग जाएगी, वीटी स्टेशन के ऊपर सारे डायरेक्टर खड़े होंगे, वो पूछेंगे कि भाई कहाँ हो साहबजादे, क्या बड़ी देर में आए, हम तो बरसों से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। लेकिन साहब यहाँ आने के बाद पता चला ये काम इतना आसान नहीं है। अच्छा। आहिस्ता आप ये समझ लीजिए कि 3 साल तो फुटपाथ पे सोना पड़ा। अच्छा। ये आहिस्ता आहिस्ता फिर 6 बरस के बाद जाके कहीं चांस मिला, आहिस्ता आहिस्ता। और एक पिक्चर थी बेकसूर जिसमें मधुबाला हीरोइन थी, मैं हीरो था। अच्छा। उसके बाद से फिर 1949 के बाद ये हुआ कि फिर मुझे मुड़ के वापस देखना नहीं पड़ा। तो अजय जी ये बताइए कि आपने फिल्मों की बात तो अपना ली और आप फौज में जाने का आपने इरादा छोड़ दिया? साहब अब सवाल ही नहीं था, जो मजा फिल्मों में था। अच्छा। अब वो यानी एक आदमी 2-4-5 काम एक साथ तो कर नहीं सकता था। फौजी जिंदगी तो देखी थी, फिल्मी जिंदगी देखी नहीं थी। अब जब फिल्मी देखी तो बहुत लुत्फ आया, और यहीं हमने कहा कि शुरू कर दी जाए। तो आपने फिल्मों में हीरो का जो आपने जो स्टार्ट किया था कि अपना कैरियर हीरो बनने के रूप में, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप विलेन का रोल करने लगे, तो उसका क्या राज है, कोई बात है उसकी? देखिए साहब, मैंने अब तक 78 फिल्मों में एज ए हीरो काम किया। अच्छा जी। और शायरी हमारी इंडस्ट्री में ये है कि अगर फिल्में जिसकी सिल्वर जुबली करे वही हीरो होता है, और जिसकी ना करे वो आप देख लेते हैं जी कि अपना मालूम हुआ तो 2-4-5 के बाद आउट जी। तो शायद है कि मैं एक अकेला आदमी हूं जिसकी यानी सोलो सिल्वर जुबली एक फिल्म है। अच्छा। जिसका नाम है नास्तिक, और डुएट में 2 फिल्में हैं, एक नया दौर, एक मुगले आजम। अच्छा। बाकी 78 फिल्मों में
ये 3 फिल्में निकाल दीजिए तो 75 बची और उसमें से 5 अबव एवरेज और 70 फ्लॉप। अच्छा। उसके बावजूद भी मैं टिका हुआ हूँ सर। अच्छा, पर वो इतनी फिल्मों में हीरो का रोल करने के बाद फिर आपने ये एकाएक विलेन का रोल अपना लिया और आपने किया, और बखूबी बहुत, मतलब आज तो आप बहुत ही मशहूर विलेन के रूप में माने जाते हैं। बात यह है कि हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़े दिनों में, अब उसके बाद एक दुकानदार है, उसके दुकान में हर किस्म का माल होता है। अच्छा। अब ये है कि ग्राहक को क्या चाहिए होता है, तो वही हाल हमारा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि साहब आप विलन बन जाइए। उन्होंने कहा हाँ साहब विलन बन गए। आप हीरो बन जाइए। उन्होंने कहा हीरो बन गए। उसके बाद अच्छा मजे की बात यह है कि 2, 4, 5 पिक्चरें जो जिनकी सिल्वर जुबली हुई, जिसमें एक पिक्चर थी धर्मा। धर्मा में मेरा बड़ा पॉजिटिव रोल था और बहुत अच्छा रोल था। अच्छा, एक और पिक्चर थी नटवरलाल, उसमें भी बड़ा अच्छा रोल था। वो साहब बड़ा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। तो मैं इत्तेफाक से एक दफा हैदराबाद के एयरपोर्ट पे उतरा तो एक फैन थी, एक लड़की, उसने मुझे कहा नमस्ते जी साहब। मैंने कहा नमस्ते। कहने लगे हमने आपकी पिक्चर नटवरलाल देखी, बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन अजी साहब वो बात नहीं आई। मैंने कहा जी क्या मतलब वो बात? कहने लगे जी वो जो आपके वो जो हरामी बन के डायलॉग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं हमको। अच्छा। मैंने कहा वाह साहब देखिए, यानी आपको इसका मतलब ये है कि इस तरह के आदमी ज्यादा पसंद है। कहने लगे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन हालांकि वो पिक्चर सिल्वर जुबली थी, धर्मा भी सिल्वर जुबली थी। ये सब जितने पॉजिटिव रोल किए मैंने, ये सब सिल्वर जुबली पिक्चरें हैं लेटली। लेकिन उसके बावजूद भी लोग पता नहीं क्यों आपकी विलेन की इमेज को ज्यादा पसंद करते हैं। आपके उस रूप में आप ज्यादा उस रूप में। जी हाँ। अजीत साहब एक बात, इस बात पे ये बताइए कि इस किस्म की जो पिक्चर्स यानी फिल्में लोग देखते हैं, और फिल्मों का तो असर बहुत होता है मासेस पे, जनता पे, तो आपकी क्या राय है कि किस किस्म से ये फिल्में असर करती हैं और उसका रिएक्शन लोगों पर होता है? साहब ये देखिए कि मुझे याद है 1952-53 में मेरे पास 52 में मेरे पास मोटरसाइकिल थी। रीगल में मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें बहुत फास्ट गाड़ी चलाने की और मोटरसाइकिल की बात थी। अच्छा, मैं जो कुछ भी था थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन जैसे ही पिक्चर देख के बाहर निकला मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बड़े जोरों में अपना, उसमें कुछ रेसेस थी पिक्चर में, और ज़ीं से अपना लेके निकला। खैर इत्तेफाक से आगे जाके थोड़ा सा होश आया तो मैंने गाड़ी आहिस्ता की। फौरन असर हो चुका था? फौरन असर, हाँ। तो अभी पिछले दिनों मैं समझता हूँ कि कोई 6-8 महीने पहले लखनऊ में एक वाकया हुआ कि एक औरत किसी हॉस्पिटल से एक बच्चा चुराने के लिए वो गई, और वो बच्चा चुरा के जैसे ही निकली तो मालूम फौरन पकड़ी गई। तो लोगों ने उसे कुछ मारा पीटा और ये हुआ, पूछा कि ये क्या? कहने लगी, उसने कहा कि साहब फिल्मों में तो बहुत आसान होता है, यहाँ क्यों ऐसा हुआ? तो ये बात जो है, हमेशा आपने देखा होगा कि फिल्मों का असर लोगों के दिमाग पर जरूर होता है। और ये लोग जो ये कहते हैं कि साहब वो फिल्मों की बात और होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ साहब, क्योंकि मेरे साथ खुद इतने वाकयात हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली हमको चाहिए कि अगर हम नीट, क्लीन और अच्छी पिक्चरें बनाएं। मुझे याद है कि एक दफा मैंने शांताराम जी की एक पिक्चर देखी थी, आदमी। बहुत पुरानी पिक्चर थी। उसको देखने के बाद एक अजीब सा नशा, एक अजीब सा सुरूर हुआ, और उसके बाद ये महसूस हुआ कि हर लड़की जो है, हर औरत, उसकी यानी आपको कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो अगर फिल्में इस तरह से बनाई जाएं तो उसका असर लोगों पर होगा और जरूर होगा। लेकिन चूंकि आजकल हर शख्स को पैसे की जरूरत होती, तो इस तरह की चीप फिल्में बना के कि अपना मार धाड़ धाम धूम ये वो, उसका असर बच्चों पे ये होता है कि 5-6 साल का बच्चा भी पूछता है कि डैडी इस पिक्चर में कुछ डिशुम है क्या? अच्छा, तो अब आप देखिए जी सर, पर आप तो फिल्मों में विलेन का रोल जैसे करते हैं, और
डिशुम डिशुम भी आपने की है बहुत, तो आपकी पर्सनल जिंदगी में उस पर, पर्सनल लाइफ पे भी कुछ असर पड़ता है इसका या पड़ा? एक दफा बड़ा मजा आया, मैं शकीला के साथ कुछ 8-10 पिक्चरों में ही एज ए हीरो काम कर रहा था। बहुत जमाने की बात है। बहुत जमाने की बात है, आई मीन बुरा न मानिए, जवानी की बात है। अच्छा। तो मेरी शादी हुई थी, इत्तेफाक से शादी हो के कोई महीना 1.5 महीने ही हुआ था। तो मैं रात में पता नहीं ख्वाब में बड़बड़ा रहा था और मुसलसल शकीला के साथ ही बहुत सी पिक्चरें कर रहा था। तो रात में ख्वाब में मैं बड़बड़ा, मैं नहीं शकीला ये बात नहीं है, फलाना नहीं। तो मेरी वाइफ ने फौरन मुझे जगाया, कहने लगे उठिए, देखिए यहाँ शकीला वकीला नहीं है, मैं आपकी बीवी हूँ। ओह, मैंने कहा सॉरी। तो इस तरह से असर होता है पर्सनल लाइफ पे आपका मतलब? हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। अजीत साहब, एक बात और पूछनी थी, वो ये कि आजकल फिल्मों में, जैसे जो आजकल की जो फिल्में आ रही हैं उसमें देखते हैं कि कलाकारों के बच्चे, उनके बेटे बेटियां भी काम करते हैं, तो आपने अपने बच्चों को उस लाइन में इंट्रोड्यूस किया है? साहब, हालांकि हमारे बड़े साहबजादे, जिनका कद शायद मुझसे भी 1-8 इंच लंबा है, अच्छा, 6 फीट 2 इंच के हैं और माशाल्लाह काफ़ी ब्रॉड, बड़े एक्सरसाइज के शौकीन हैं, BSc हैं, और लड़कों ने, मोहल्ले के लड़कों ने उनको हीरो बना दिया। और वो मुझसे कहने लगे एक दिन के, डैडी देखिए मुझे इस लाइन में काम करना है। मैंने कहा देखो बेटे, एक तो ये कि तुम लोगों के शॉक ऑब्जर्वर ज़रा से कमज़ोर हैं। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि अभी लेटेस्ट 2-3 बातें हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि एक साहबजादे, मेरे दोस्त का ही लड़का है बेचारा, वो पिक्चर ऑल इंडिया गोल्डन जुबली पिक्चर है। अब आप सोचिए कि ऑल इंडिया वो पिक्चर गोल्डन जुबली पिक्चर है, लेकिन हीरो के पास कोई काम नहीं है। अब आप उसके फ्रस्ट्रेशन के मुतालिक सोचिए कि हाँ, जब ये बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है तो पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो मैंने उनको बिठा के समझाया, मैंने कहा देखो बेटे, इसमें जो है ये बातें टॉलरेंस ज्यादा चाहिए। हाँ, टॉलरेंस ज्यादा चाहिए, जो आप लोगों में बच्चों में कम है। आजकल के बच्चों में कम है, इत्तेफाक से, क्योंकि हम तो चिराग की रोशनी में पैदा हुए, तुम एलिजाबेथ नर्सिंग होम में पैदा हुए, और वहां से फिर गाड़ी में घर लाए गए, उसके बाद फिर ये हुआ। बहुत डिफरेंट जिंदगी, बहुत डिफरेंट जिंदगी तुमने गुजारी है, तुमने हार्डशिप देखे नहीं है जिंदगी में, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। और जरा सी बात पे तुम लोगों के दिमाग जो है जरा गड़बड़ हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके अगर इसके बजाय कोई और काम तुम करो तो शायद जिंदगी में ज्यादा कामयाब रहो। बहुत अच्छी राय दी आपने ये, और सुनने वालों ने सुन भी ली होगी। तो अजीत साहब, अब आज की बातचीत का सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं। नमस्कार। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातचीत के बाद तो अजीत साहब की बातों को सुन के जो लग रहा था कि कितनी अच्छी तरह उन्होंने एक एक्टर के तौर पे, एक नायक के रूप में शुरुआत की थी, मगर बाद में खलनायक के रूप में वो ज्यादा मशहूर हुए। और उन्हीं की जुबान में अगर इस बात को रखना चाहें मनीषा जी, तो एक गीत उन पे फिल्माया गया है, और वो गीत बहुत ही मीठा है। और मुझे जो लगता है कि जयंत जी ने बात कही ना कि एक नायक और खलनायक दोनों की ही भूमिकाएं उन्होंने की, और दोनों ही बहुत ज्यादा सफल अभिनेता रहे। तो मुफ्त हुए बदनाम, यही वो गीत है मुकेश साहब की आवाज में। मुफ्त हुए बदनाम, किसी से हाय दिल को लगाकर। जी हाँ, फिल्म बारात का यही वो गीत है, आइए सुनते हैं। मुफ्त हुए बदनाम, किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम, जीना हुआ इल्जाम, किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। गए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग, जहां में कैसे दिल को लगाते हैं। गए
लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं, हम तो फिरे नाकाम, हम तो फिरे नाकाम, किसी से हाय दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम, किसी से हाय दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये गीत था। और इसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है मनीषा जी। नहीं, अब आपने तो इस पर ला करके पूर्ण विराम कर दिया है ना जयंत जी। जी हाँ। अब कुछ कहने को भी बाकी नहीं रहा, बस इस वादे के साथ कि अगली विविधा में हम आपके लिए कुछ और खास लेकर उपस्थित होंगे। श्रोताओं, तब तक के लिए आपकी अपनी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर को दीजिए इजाजत। आपको हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।